So, hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida। और आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे रोजाना वाले करंट अफेयर्स के सेशन में। आज की सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है क्योंकि थोड़ी सी लाइट की इश्यू चल रही थी, है ना। तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। तो तारीख है 20 फरवरी, ठीक है। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले लास्ट क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट हमने न्यूज डिस्कस किए थे उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट रिवीजन न्यूज इज एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है अनमोल सेविंग अकाउंट, है ना। ये इंडिया का पहला पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सैलरी अकाउंट होने वाला है जिसमें आपको साइबर फ्रॉड का भी कवर मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखोगे यहां पे एक स्पेशल कह लो आप, है ना, स्पेशल बैंक ऑफर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप देखोगे बुजुर्गों को 1.5 लाख रुपए तक की साइबर फ्रॉड कवरेज मिलने वाली है, ठीक है। एंड प्रोफेशनल्स को 25,000 से 50,000 का आपको साइबर फ्रॉड कवरेज मिलने वाला है। उसके बाद आप देखोगे स्पेशल गोल्ड विमेन अकाउंट की बात भी हो रही है जहां पे कैंसर कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ऑल्सो यहाँ पे अनमोल सेविंग अकाउंट की बात करूं तो ये जीरो बैलेंस सैलरी फैमिली अकाउंट होने वाला है जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड दी प्लैनेट। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, है ना, पेरिस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक समिट हो रही थी जिसकी चेयरमैनशिप फ्रांस के पास थी एंड को चेयर भारत कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए एआई एक्शन समिट हुआ कहां पे? पेरिस, फ्रांस में। को चेयर किया गया नरेंद्र मोदी एंड इमानुअल मैक्रोन जी के द्वारा, जहां पे आपको 58 कंट्रीज देखने को मिलेगी जिसमें इंडिया शामिल है, प्लस यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश है, अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश है, जिन्होंने भैया इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पीपल एंड प्लैनेट एक स्टेटमेंट को यहां पे साइन किया है। मतलब कुल मिलाकर बात की जा रही है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एथिकली करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो सस्टेनेबली करने वाले हैं, ठीक है। याद रहे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूएसए एंड यूके ने साइन नहीं किया है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये याद रखना भैया, ये तीसरा ऐसा स्टेटमेंट है। इससे पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो कि यूके एंड साउथ कोरिया में, है ना। ये तीसरा समिट हो गया हमारा, ये तीसरा समिट है भैया, ठीक है। कौन सा नंबर का समिट है? तीसरा समिट है। इससे पहला वाला कहां पे हुआ था? यूके में हुआ था। यूके के अंदर कौन सी समिट थी भैया? तो याद रखना, है ना, सेफ्टी। यूके के अंदर कौन सी समिट थी? तो यूके के अंदर भैया ये आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की द वेरी फर्स्ट समिट को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिवीजन न्यूज इज नोकिया पिक्स इंटेल्स एआई एंड डेटा सेंटर लीडर होटार्ड एज न्यू सीईओ। तो भैया क्या हुआ है? देखो, ठीक है, हुआ यह है कि इंटेल के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर के हेड थे जिनका नाम क्या था? नाम था जस्टिन होटार्ड। उसे नोकिया ने अपॉइंट कर लिया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जस्टिन होटार्ड। अब तक ये इंटेल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर को मैनेज कर रहे थे या हेड थे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। तो यहां पे एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है डिवोल्यूशन, है ना, पंचायत, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स, यानी कि कौन सी वो स्टेट है जो कि अपने, है ना, लोकल बॉडीज को, है ना, पंचायत को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पावर दे रही है, ज्यादा ऑटोनॉमी दे रही है। तो यहां पे 6 पैरामीटर्स में डिसाइड होता है आपकी रैंकिंग, जिसको टॉप कर रही है कर्नाटका, फॉलोड बाय केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु, ठीक है। तो कर्नाटका टॉप कर रही है, सेकंड नंबर पे केरला, थर्ड पे तमिलनाडु, फिफ्थ पे यूपी, फोर्थ पे महाराष्ट्र एंड सिक्स पे गुजरात, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रैंकिंग 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड होगी एंड सॉरी 6 पैरामीटर्स पे बेस्ड होगी, है ना। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? जैसे फ्रेमवर्क एंड डायमेंशन में टॉप किया है केरला ने, ओवरऑल टॉप किया है कर्नाटका ने, बट अगर मैं फ्रेमवर्क डायमेंशन की बात करूं तो केरला ने टॉप किया है, फाइनेंस में कर्नाटका ने, फंक्शनरीज में गुजरात ने टॉप किया है, फंक्शंस डायमेंशंस में तमिलनाडु ने, अकाउंटेबिलिटी में कर्नाटका ने, कैपेसिटी बिल्डिंग में तेलंगाना ने टॉप किया है। तो ये 6 पैरामीटर्स, ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जेट ट्रेनर रिनेम्ड यशस।
तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एरो इंडिया 2025 कहां हुआ, एरो इंडिया शो 2025 कहां हुआ, बेंगलुरु के अंदर, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक जेट ट्रेनर थी जिसका नाम था सितारा, है ना। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, यश अस कर दिया गया है, ठीक है, यश अस कर दिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT36 का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, यश अस कर दिया गया है। Next news is Adani Defense and Aerospace and DRDO unveiled India's vehicle mounted counter drone system at Aero India 2025। तो Aero India 2025 बेंगलुरु के अंदर, जहां पे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस पर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम को अनवील किया है। याद रहे ये 10 किलोमीटर तक के रेडियस में, 10 किलोमीटर तक के रेंज में आने वाली जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज मार के गिरा देगी। 38th नेशनल गेम्स 2025 हमने डिस्कस किया था, जहां पे सर्विसेज के पास सबसे ज्यादा मेडल था, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, है ना, 68 गोल्ड से, किसके पास, तो सर्विसेज के बाद। बट यहाँ पे 38 नेशनल गेम्स कहां पे हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर हुआ, है ना। और यहाँ पे जो फेमस लोग थे ना, है ना, जैसे अनिमेश खुजूर, है ना, जिन्होंने कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया, तो आप देखोगे इन्होंने नेशनल गेम्स का जो रिकॉर्ड है इससे इक्वल कर लिया है। सावन बरवाल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, नेशनल गेम्स का जो रिकॉर्ड है उसको इंप्रूव कर दिया है ना। तो कुछ जो स्पेशल चीजें हुई है वो बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट इज गौतम अडानी, द चेयरमैन ऑफ द अडानी ग्रुप अनाउंस लॉन्च ऑफ अडानी हेल्थ सिटी। तो यहाँ पे देखिए गौतम अडानी जो है वो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, तो हम लोग हेल्थ सिटी को, है ना, एक हेल्थ सिटी डेवलप करने वाले हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों को भैया, है ना, मदद करने वाली है। ऐसे लोग जहां पे हॉस्पिटल, जिनके पास हॉस्पिटल्स के एक्सेस वगैरह नहीं है, उनको ये हेल्थ सिटी तो है मदद करने वाला। तो अडानी हेल्थ सिटी जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। मोटिव होगा टू सर्व पीपल फ्रॉम ऑल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। यहाँ पे अडानी ने इसके लिए 6,000 करोड़ का जो है वो डोनेशन दिया है, पहले 2 इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस के लिए, जो कि बनाया जाएगा अहमदाबाद और मुंबई में, और ओवरऑल आप देखोगे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड शेड्यूल एम इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन टिल ईयर एंड फॉर स्मॉल मीडियम फार्मा फर्म्स। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, शेड्यूल एम के अंदर वो बातें लिखी गई है जो कि फार्मा कंपनीज को, है ना, फॉलो करने की जरूरत होती है। तो यहां पे कहा जा रहा है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है ड्यू डेट कि आप कब तक इंप्लीमेंट कर सकते हैं शेड्यूल एम को, है ना, शेड्यूल एम को कब तक आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट है भैया 31 दिसंबर 2025, ठीक है। किसके लिए ये, स्मॉल एंड मीडियम फार्मास्यूटिकल फर्म्स के लिए है, जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से 250 करोड़ है, 250 करोड़ से कम है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मैन्युफैक्चरर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 250 करोड़, उनके लिए इस पर्टिकुलर रूल को इंप्लीमेंट करने का समय 6 मंथ्स का है। ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़ है, इनको 12 महीने का समय दिया जा रहा है। रिवाइज शेड्यूल एम को यहां पे इंप्लीमेंट करने की यहां पे बात की जा रही है। नेक्स्ट इज रिलायंस अनवील्स स्पाइनर स्पोर्ट्स ड्रिंक विथ मुरलीधरन। तो यहां पे रिलायंस ने, है ना, एक जो है हाई ड्रिंक सेगमेंट में उतर रही है रिलायंस, है ना। तो स्पाइनर को यहां पे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इसे को क्रिएट किया जा रहा है मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर। 10 रुपए का होने वाला है, 150 ml का ये एनर्जी ड्रिंक होने वाला है, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक है बेसिकली। गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025-30, ठीक है। तो यहां पे भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया है गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, कहां पे, गिफ्ट सिटी विच इज इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है। इसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इट टारगेट्स टू सेटअप 250 न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो हम लोग गुजरात के अंदर 250 न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को डेवलप करेंगे, जो कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएगी। एंड इसकी वजह से क्या होने वाला है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलने वाली, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली। नेक्स्ट रिवीजन न्यूज इज द सेंटर हैज लॉन्च्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जिसका नाम है उड़ान, उड़ेगा देश का आम नागरिक। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, है ना, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स को जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट्स है उनको यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो उड़ान 5.5 जो है इसे इनिशिएट किया जा रहा है, उड़ान स्कीम, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
एज पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कितने ऑपरेशनल रूट्स हैं फिलहाल अंडर दिस स्कीम, तो 619। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी यहाँ पे 157 से ज्यादा हो चुके हैं। पहले ये 74 हुआ करते थे 2014 के अंदर। ठीक है, तो हम लोग नए नए एयरपोर्ट्स को बना रहे हैं एंड उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट ग्रू 29% एनुअली सिंस 2019। तो यहां पे देखिए अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को केटर करता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का काम करता है रिटायरमेंट के बाद, बट उससे पहले आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो आप देखोगे 45 रुपए से लेकर 42 रुपए से लेकर 1454 तक का भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, है ना। फिर आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे 2019 के बाद से आप देखोगे 2019 के बाद से यानी कि 2019 से लेकर 2025 के बीच में जो इनरोलमेंट है, जो लोग इस पर्टिकुलर स्कीम को, योजना को अवेल कर रहे हैं कि भैया हाँ हमें भी चाहिए, मैं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हूं, मैं कल को रिटायर हो गया तो मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट कहां है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट तो मिलती नहीं है। तो इस चीज के लिए आप देखोगे इनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं भैया। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इसे प्रेजेंट कर दिया गया है लोकसभा के अंदर। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेगा हमारी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से 26 से ये इंप्लीमेंट होने की बात की जा रही है, जिसके अंदर 23 चैप्टर्स, 536 सेक्शन एंड 16 शेड्यूल्स होने वाले हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ऑल्सो यहां पे आपको कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर आपको अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां पे इंडिया बिकम द पहली कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ हार्मोनाइज सिस्टम कोड। हार्मोनाइज सिस्टम कोड कौन सा है, 10063011। ठीक है, एंड 10063091 किसके लिए है, ये भैया बॉइल्ड राइस के लिए, पर बॉइल्ड राइस के लिए, व्हाइट राइस के लिए। तो हार्मोनाइज सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाली या इंट्रोड्यूस करने वाली पहले देश भारत हो जाएगी। किसके लिए किया गया है भैया, तो राइस वैरायटीज के लिए। ठीक है, राइस वैरायटीज के लिए। ऑल्सो आप देखो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर चेंजेस किया जा रहा है। ठीक है, आई तो दिस वाज द न्यूज। ठीक है, और आज आपकी तारीख है 20 फरवरी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अरे भैया आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17th एंड 18th फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को। तो 2 दिनों के न्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपॉइंट्स पीडी सिंह एज इंडिया सीईओ। देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, चार्टर्ड बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लंदन के अंदर, याद रखना लंदन यूके में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1853 में, है ना, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1853 में। तब इसका नाम क्या था, तो तब इसका नाम था चार्टर्ड बैंक फॉर, है ना, याद रखना चार्टर्ड बैंक फॉर इसका नाम था। इसका नाम था चार्टर्ड बैंक फॉर, चार्टर्ड बैंक फॉर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, तो जब इसे स्टैब्लिश किया गया था तब इसका नाम कुछ और था। ठीक है, तब इसका नाम क्या था भैया, तो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1853 में। हेडक्वार्टर कहां है, लंदन के अंदर। अब यहां पे कुछ अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इसे देख लेते हैं। तो पीडी सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ बैंक, है ना, जो कि इंडिया के अंदर, मतलब इसकी सब्सिडरी इंडिया के अंदर भी होगी, इसके ऑपरेशंस इंडिया के अंदर है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल बैंक है ना, ये एक मल्टीनेशनल बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है। तो इसके और भी देशों में आपको सब्सिडीज देखने को मिलेगी, तो भारत के अंदर भी है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है, तो याद रखना पीडी सिंह। ये रिप्लेस कर रहे हैं जरीन दारूवाला को। कब से भैया ये बन जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2025 से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे ये साहब का भैया अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। ये पहले सीईओ रह चुके हैं जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑल्सो सुनील कौशल को, है ना,
क्या अपॉइंट किया जा रहा है? तो इनको को हेड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? को हेड बनाया गया है कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, एंड सीईओ बनाया गया है एशियन एंड साउथ एशिया का, है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। तो एशियन आसियान कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज के, है ना, जितने भी ऑपरेशंस हैं किसके? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। वो कौन देखेंगे भैया? सुनील कौशल, को हेड। चलिए, अगली न्यूज इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका टारगेट है 2047 तक हमें क्या करना है? सभी लोगों को इंश्योर्ड करना है, यानी कि इंश्योरेंस फॉर ऑल। इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है 2047। इसने अनवील किया है बीमा त्रिनीति प्लान, रिव्यूज इंश्योरेंस सेक्टर एट 9th बीमा मंथन। देखो, बीमा मंथन क्या होता है? देखो, बीमा मंथन भैया ये एक क्या है भैया? एक मीटिंग है। बीमा मंथन क्या होने वाला है? तो बीमा मंथन इज गोइंग टू बी अ मीटिंग जहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके सीईओ के बीच में ये मीटिंग किसके किसके बीच में होता है? तो एक मीटिंग होता है किसके किसके बीच में? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ के बीच में। सर, ये मीटिंग का पर्पस क्या होता है? तुम खुद सोच के देखो, इस मीटिंग का पर्पस क्या होगा? अगर स्कूल में प्रिंसिपल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा, तो यहां पे कौन मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा प्लस पेरेंट्स मिलेंगे। क्या करेंगे भैया? तो भैया स्टूडेंट्स के, है ना, स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, कौन से एरियाज में उसे काम करने की जरूरत है, अरे इन्हीं चीजों के बारे में तो बात होगी। वैसे ही हमारा इंश्योरेंस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, इसके ग्रोथ के बारे में बात होगी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में बात होगी। क्योंकि भैया हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 2047 तक इंश्योरेंस सभी को इंश्योर कर देना है ना। तो अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है बीमा मंथन के अंदर, जहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ मौजूद होते हैं। इस बार इसका कौन सा एडिशन था गुरुदेव? तो इस बार इसका ये 9th एडिशन था। कौन सा हुआ बाबूजी? 9th एडिशन था। आइए न्यूज की तरफ। सो न्यूज इज 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन, ठीक है, जहां पे आप देखोगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ मिल रहे हैं, जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करा रही है फरवरी 13 से 14 के बीच। यहां पे बीमा ट्रिनिटी को लॉन्च किया गया है। किस लिए भैया बीमा ट्रिनिटी को लॉन्च किया गया है? ताकि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके। सर, मैं पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाने का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उन वहां पे भी बांट सके, वहां के तक लोग, उन लोगों तक भी पहुंचा सके जहां जहां पे लोग इंश्योर्ड नहीं है, जहां पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। तो यहां पे एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी की बात की जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। याद रहे बीमा त्रिनीति के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? बीमा सुगम, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक। बीमा सुगम क्या कहता है? इट इज गोइंग टू बी अ डिजिटल मार्केट प्लेस, जहां पे हम लोग सेल करेंगे, सर्विसिंग प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, ठीक है। तो भैया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंश्योरेंस को मदद करेगा, है ना, इंश्योरेंस को मदद करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को मदद करेगा कि भैया एक बिचौला हो गया, ठीक है। आपको आपको भैया प्रोडक्ट बेचना है, यहां आइए, प्रोडक्ट खरीदना है, यहां आइए, सर्विसिंग से रिलेटेड कोई डेटा, सर्विसिंग से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, यहां आइए, है ना, इंश्योरेंस क्लेम करना है, यहां आइए। क्लियर है? उसके बाद है बीमा विस्तार। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि लाइफ, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी एंड हॉस्पिटलाइजेशन के, है ना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सभी चीजों को कवर कर रहा है। तीसरा होता है बीमा वाहक। ये विमेन सेंट्रिक, यानी कि महिलाओं को फोकस करते हुए लॉन्च किया गया, जहां पे मोटिव क्या है ना, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को एनहांस करना। फिर से समझते हैं, मैंने कहा नवा एडिशन किसका? बीमा मंथन का। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पे मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? IRDAI प्लस इंश्योरेंस कंपनी के सीईओज पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? ताकि भारत के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को और भी ज्यादा
है ना, एक्सेसिबल बनाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके, साथ ही साथ अभी प्रेजेंट में इंश्योरेंस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है इस चीज को भी इवैल्यूएट करने का काम किया जाएगा। यहाँ पे बीमा त्रिनेटी को लॉन्च किया गया है, जिसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से, बीमा सुगम, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक। आओ अगली प्रश्न आपके सामने है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसीव किया है आरबीआई का अप्रूवल कि आप भैया एक ब्रांच अपना खोल सकते हो, कहां पे, गिफ्ट सिटी। क्या कह रहे हो बाबूजी? बाबूजी ये कह रहे हैं कि भैया गिफ्ट सिटी के बारे में। अरे सर गिफ्ट सिटी कहां पे है? तो ये आपको गांधीनगर गुजरात के अंदर देखने, कहां पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर आपको गिफ्ट सिटी देखने को मिलेगा। ये भैया क्या होने वाला है? तो ये आप कह सकते हैं हमारे देश का एक बिजनेस हब टाइप का है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, ठीक है। हमारे देश का फाइनेंस एंड टेक हब होने वाला है, फाइनेंस एंड टेक हब होने वाला है। सर इसे स्टैब्लिश कब किया गया? 2015 में। इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी। तो सर एक बात बताइए, आप तो मैं समझ गया भैया, ये हमारे देश का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे फाइनेंस और टेक के बारे में बात की जाएगी। बट इसे रेगुलेट कौन करता है? तो याद रखना, इसे रेगुलेट किया जाता है IFSCA, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसे स्टैब्लिश किया जाता है 2020 में, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट आया था, IFSCA 2019 के अंदर एक्ट आया था, ठीक है, याद रखना। तो इसको रेगुलेट करेगी भैया, गिफ्ट सिटी को रेगुलेट करेगी। अच्छा यहां पे अगर आपको याद हो, रिसेंटली 3 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अपना भैया कैंपस भी तो खोला है। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज थी? नंबर 1 पे लिख लो भैया, वोलोंगोन, है ना, वोलोंग गोंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी भैया? यूनिवर्सिटी ऑफ सुरे, है ना, कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ सुरे। और उसके बाद एक डेक्कन यूनिवर्सिटी, कौन सी थी? डेक्कन यूनिवर्सिटी। तो याद रखना गिफ्ट सिटी, ठीक है, ये फाइनेंशियल एंड टेक हब होने वाला है, गांधीनगर गुजरात के अंदर है, 2015 में स्टैब्लिश हो रहा है, रेगुलेट होता है IFSCA के द्वारा, जिसे स्टैब्लिश किया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 2019 में इससे रिलेटेड कोई बिल आया होगा, जिसे पास करने के बाद 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अप्रूवल मिल गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, कि वो अपनी एक ब्रांच जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है, कहां पे? गिफ्ट सिटी के अंदर, विच इज लोकेटेड इन, किस लिए किया जाएगा? ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए। ऑफशोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग ना, ऑफशोर बैंकिंग का मतलब ये होता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैंकिंग या बिजनेस करेगा जो कि फॉरेनर्स है ना, कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। आइए गुरुजी, नेक्स्ट न्यूज इज सभी रिवाइजेस टाइमलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट फॉर डिपॉजिटरीज। देखो ध्यान से बात को समझना, मैंने क्या कहा पहले तो ये समझते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब होता है, अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब होता है, अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि भैया मैं अपने सभी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहता हूं, मैं अपने भैया सभी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहता हूं। पर यहां पे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो यानी कि मैं अपने सभी इन्वेस्टमेंट का समरी चाहता हूं। अगर आपने मुझसे ये बोला कि एक बात बता, एक काम कर भाई, एक काम कर, आप ना मुझे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, इसका मतलब ये है आप ये कहना चाहते हो, स्टॉक मार्केट की अगर बात हो रही है तो आप ये कहना चाहते हो कि सरकार मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है ना इस पर्टिकुलर पीरियड में, उसकी समरी मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। क्यों देखना चाहते हो? आप एक बात बताओ, आपके पापा की सैलरी आई, सैलरी आई, सैलरी उन्होंने खर्च किए, पूरा 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद आपके पापा ने क्या किया, आपके पापा ने, है ना, अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड किया। ये अकाउंट स्टेटमेंट उन्होंने किस लिए डाउनलोड किया होगा? बैंक स्टेटमेंट उन्होंने किस लिए डाउनलोड किया होगा? ताकि वो ये देख सकते हैं कि मेरी सैलरी जब आई उसके बाद से इस 1 महीने में मैंने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या ये पैसा मैंने गलत जगह इन्वेस्ट किया, है ना, क्या ये पैसा मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया? सही जगह इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैंने गलत जगह इन्वेस्ट किया होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले महीने से इसमें चेंज करूंगा, है ना, सही जगह पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर इसलिए मांगता है ताकि वो
अपनी इन्वेस्टमेंट का समरी उसे पता चल सके, जिससे जिससे ये हो जाएगा भैया कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकता है, अपने आने वाले फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकता है। ठीक है, बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ले सकता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देगा किसको? मतलब से मैं कस्टमर हूं भैया, मुझे ये स्टेटमेंट देगा कौन? तो याद रखना, हमारे देश के अंदर आपको दो डिपॉजिटरीज देखने को मिलेगी, है ना, दो डिपॉजिटरीज देखने को मिलेगी जो कि रेगुलेट की जाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। वो दो डिपॉजिटरीज कौन कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल नंबर 1, और दूसरी कौन सी होने वाली है भैया? दूसरी होने वाली है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, है ना, दूसरी होने वाली है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दोनों ही डिपॉजिटरी सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, और यही डिपॉजिटरीज जो है वो कस्टमर का कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो देगी। ठीक है, अच्छा, तो ये डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है भैया? डिपॉजिटरीज का काम होता है क्या भैया? तो सिक्योरिटी को, है ना, डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है? सिक्योरिटीज को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखना, किसको? सिक्योरिटीज को। साथ ही साथ इन सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रोसेस करने का काम, ट्रांजैक्शन है उसको प्रोसेस करने का काम भी इन्हीं डिपॉजिटरीज का होता है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। क्लियर है बात? अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सेबी ने रिवाइज किया है टाइमलाइन फॉर इशुएंस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट बाय डिपॉजिटरीज विद इफेक्ट फ्रॉम 14 मई 2025। तो यहां पे सेबी बोल रहा है कि भैया डिपॉजिटरीज जो है ना, जब वो इश्यू करते हैं क्या, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, है ना, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस किए जाएंगे, और ये चेंजेस जो है इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए 14 मई 2025 तक। साथ ही साथ यहाँ पे सभी ने बोला भैया इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि आपकी तरफ से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगी। एंड एमएफआरटीए, क्या होता है आरटीए सर? कौन बताएगा? आरटीए का मतलब क्या होता है? तो रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, ठीक है ना, क्या होता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टर, है ना, लेट्स से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो भैया ये भैया क्या करेगा? लेट्स से आप इन्वेस्टर हो, है ना, और मैं भैया मुझे पैसे चाहिए, मनी, यानी कि मैं क्या करने आया हूं? मैं पैसे रेज करने आया हूं। तो इन दोनों के बीच में भैया, इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम करेगा, तो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड रजिस्ट्रार एंड आरटीएस को यहाँ पे कहा गया टू प्रोवाइड कॉमन पैन डेटा टू डिपॉजिटरीज। तो कॉमन पैन डेटा जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई है किसको? एएमसी एंड आरटीए को। कॉमन पैन डेटा में आपके सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नाउ डेटा शुड बी सबमिटेड विद इन 5 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ फ्रॉम 3 days प्रीवियसली। तो पहले क्या होता था कि जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हुआ करता था, इसका डेटा मंथ यहां खत्म हो रहा है तो इसके 3 दिन पहले आता था, बट अब कहा जा रहा है मंथ खत्म होने के 5 दिन पहले आने की जरूरत है। अब डिपॉजिटरीज को पैन डेटा की जरूरत है ना, तो पैन डेटा भैया कौन देगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना, या फिर आरटीएस देंगे जो कि भैया पैसा इन्वेस्ट करने का काम करवा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही इनके पास पैन डेटा आ जाएगा, ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि भैया ऐसे कस्टमर्स, है ना, ऐसे कस्टमर्स अगर उनको इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी चाहिए, ठीक है, तो 12वें दिन में मिल जाएगा, है ना, और अगर फिजिकल कॉपीज चाहिए भैया आपके अकाउंट स्टेटमेंट के, तो आपको 15वें दिन पे मिलेगा, मंथ एंड की 15वें दिन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लोकसभा सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन इनकम टैक्स बिल। तो यहां पे अभी हमने डिस्कस किया था रिवीजन न्यूज में, इनकम टैक्स बिल हैज बीन प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण जी इन द लोकसभा। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे एक कमिटी को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, जहां पे 31 एमपीज हैं, जिस कमिटी को लीड करेंगे बैजयंत जय पांडा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। इट विल एग्जामिन द इनकम टैक्स बिल 2025 व्हिच वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, याद रहे
ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी पहले दिन ऑफ मॉनसून सेवन, है ना। मॉनसून जो सेशन है उसके पहले ही मीटिंग पे यहाँ पे है ना अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा। याद रखना मॉनसून सीजन में उन बातों को डिस्कस किया जाता है ना, जो कि पब्लिक के लिए कंसर्न का है। पब्लिक के इश्यूज को यहाँ पे देखा जाए। देखो पब्लिक के इश्यूज को भैया यहाँ पे देखने का काम किया जाएगा, ठीक है। आई नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड पेनल्टीज टोटलिंग 68.1 लाख ऑन दो बैंक। भैया वही बात है ना, बार बार कहता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात मान लो। बैंकों को कहता हूं कि भैया आप मान लीजिए क्योंकि वो आपके पापा है, और अपने आप से बोलता हूं कि मैं पापा की बात मान लूं क्योंकि वो मेरे पापा है। पापा की बात नहीं मानोगे तो लफड़ा पड़ेगा। पापा ने बोला 10 बजे घर में तो 10 बजे घर में, नहीं पहुंचोगे तो कुटाई शुरू। कुटाई कुटाई इतनी गंदी कुटाई होगी, इतनी गंदी कुटाई होगी कि भैया भूल जाओगे सब। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 61.40 लाख का पेनल्टी लगा दिया है नैनीताल बैंक के ऊपर, एंड 6.70 लाख का पेनल्टी लगा दिया है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। ऑल्सो 5.80 लाख का पेनल्टी श्रीराम फाइनेंस पे भी लगा दिया। तो लो भैया तुम भी पकड़ो। नेक्स्ट इज एसबीआई कार्ड ने अपॉइंट किया है सलीला पांडे को एज एमडी सीईओ 1 अप्रैल 2025 से, है ना। एसबीआई पांडे ओहो एक एक 1 अप्रैल 2025 से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा 2 सालों के लिए। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का एमडी सीईओ सलीला पांडे जी को अपॉइंट किया गया है। शी विल बी रिप्लेसिंग अभिजीत चक्रवर्ती, ये बात भी ध्यान रखना। चलो अगले न्यूज, बैंक ऑफ इंडिया ने रेज किया है 2690 करोड़ विया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ऑफ 10 ईयर टेन्योर। मतलब यहां पे क्या क्या कह रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भैया है ना बॉन्ड्स इशू किए हैं, ठीक है। बॉन्ड्स इशू किए हैं। ये जो बॉन्ड्स होंगे, कोई तो भैया इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएगा, है ना। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को परचेज करेगा। तो भैया यहाँ पे इसके बदली बैंक ऑफ बड़ौदा क्या देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरेस्ट भी तो देगा। अरे एक बात बताओ, फोकट या फोकट का काम है क्या भैया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने बॉन्ड इशू किया, बैंक ने इशू किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अरे बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने है ना बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है। बॉन्ड्स इशू किए। ये बॉन्ड्स जो है वो कौन परचेज करेगा, इन्वेस्टर परचेज करेगा। इन्वेस्टर परचेज करेगा, उसके बदले भैया इन्वेस्टर है ना क्या देगा, पैसा। क्या देगा, पैसा देगा, ठीक है। बट इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को भैया आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर एक टेन्योर भी होगा यहाँ पे कि कितने टेन्योर के बाद आप पैसा लौटाओगे, है ना। एंड एक इंटरेस्ट भी होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं भैया इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट है 7.50%, ठीक है। और टेन्योर है 10, ठीक है। 10 साल का टेन्योर है, इंटरेस्ट है 7.50%। बैंक ऑफ इंडिया है ना, चलो बैंक ऑफ इंडिया रेस 2690 करोड़ विया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ठीक है। बेस इशू साइज, मतलब बेस इशू साइज का मतलब होता है उतना इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट जो भैया कंपनी तो लेना ही चाहती है। कंपनी जो है वो लेना ही चाहती है, कंपनी उधार लेना ही चाहती है, ठीक है, रेस करना ही चाहती है। ग्रीन शो ऑप्शन, है ना। ग्रीन शो ऑप्शन वो सिचुएशन होता है जब आप एक सेट लिमिट से, एक सेट लिमिट, लेट्स से कंपनी ने बोला कि यार मैं 2500 करोड़ तक पैसा उठाऊंगा, है ना। बट आपके फाइनेंस की जरूरत आपको ज्यादा पड़ गई तो आपने 3500 करोड़ उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट लिमिट था उससे ज्यादा यहाँ पे पैसा उठाया जाएगा, ठीक है। सेट लिमिट से ज्यादा का पैसा उठाया जाएगा। और ध्यान रखना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है ना, तो यहाँ पे भैया इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल, है ना। यहाँ पे भैया इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा भैया याद रखना उन एसेट्स में इसका इन्वेस्टमेंट होगा, उन एसेट्स को क्रिएट करने में इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि लेट्स से इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ना, या कुछ भी चीजें, ठीक है। ठीक है, तो एसेट्स में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डेवलप करेगा, उस चीज में पैसा लगेगा। याद रखना ये बैंक ऑफ इंडिया का तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस है करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। चलिए तो ये बैंक की न्यूज थे, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बाकी की न्यूज को रफ्तार में लेके चलते हैं। तो अपॉइंटमेंट हो रहा है भैया किसका, तो ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। राजीव कुमार जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। देखो इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको 3 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमीशन। अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट हमेशा याद रखना क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट जो है हमेशा देश की प्रेसिडेंट करेंगी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू।
लेकिन इलेक्ट कौन करेंगे, तो इलेक्ट करने में आपको एक यूनियन मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री प्लस ऑपोजिशन का लीडर। तो यहां पे भैया है ना, तीन लोग यहाँ पे इलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसी को लेकर बवाल भी था। पहले क्या हुआ करता था, सीजीआई हुआ करते थे इन प्लेस ऑफ अ यूनियन मिनिस्टर, है ना। हेड कौन करता था इस कमेटी, तो कमेटी है ना, तो कमेटी में तीन मेंबर्स होंगे। एक तो भैया देश का प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, ऑपोजिशन का लीडर और भैया यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। पहले इनकी जगह पर भैया सीजीआई हुआ करता था, इसी बात पे बवाल। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कब तक के लिए, जनवरी 2029 के लिए। किसको रिप्लेस किया गया, राजीव कुमार को। ज्ञानेश कुमार ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है टू बी अपॉइंटेड अंडर प्रोविजन ऑफ न्यू लॉ, है ना, अंडर प्रोविजन ऑफ न्यू लॉ। न्यू लॉ क्या कहता है भैया, न्यू लॉ कहता है ऐसे ही अपॉइंटमेंट होने वाला। ठीक है, और इसके लिए आप देखोगे एक एक्ट आता है 2003 में, जिसे हम अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2013। तो इस नए लॉ के इंप्लीमेंट होने के बाद पहला अपॉइंटमेंट हुआ है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसका, ज्ञानेश कुमार का, 26वें लोग। गॉट माय पॉइंट, अर्ज किया है। किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये तो हमने देख ही लिया भैया। ठीक है, विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, ये ज्ञानेश कुमार जी को रिप्लेस करेंगे। ये प्रीवियसली सर्व्ड एज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर थे भैया उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, तो एक प्लेस वेकेंट हो गया, तो भैया इसकी जगह पे इनको भर दिया गया। आओ नेक्स्ट इज अवार्ड रिवॉर्ड्स की बात हो रही है, तो अर्ज किया है, क्या कह रहा है, एन चंद्रशेखरन वॉज अवॉर्डेड द यूके नाइटहुड विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्या हो रहा है, एन चंद्रशेखरन की बात की जा रही है, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। इनको यूके का नाइटहुड मिला जा रहा है, जो कि है ना मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ऑल्सो आप देखोगे फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको मिला है, शेवेलियर डी ला लेजन डी ऑनियो 2023 में। इसके अलावा भैया ये जो यूके का मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है, ये आप देखो भैया सुनील मित्तल साहब को भी मिला हुआ है, रतन टाटा को भी मिला है, रविशंकर साहब को, जमशेद ईरानी को भी मिला हुआ है। अदर इंडियन रेसिपिएंट्स ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये ऑलरेडी मिल चुका है इन लोगों को। ठीक है भैया, इनको भी किंग चार्ल्स थर्ड ने दिया था, इनको क्वीन एलिजाबेथ जिनकी डेथ हो गई उन्होंने दिया था। नेक्स्ट न्यूज, रांस एंड रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी रिवोल्यूशन 2024 अचीवमेंट एंड 2025 का रोड मैप। पहले मोटे मोटे तौर पे बात को समझना, हमारा टारगेट है 2070 तक, ध्यान से 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनना है। नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश कब तक बन जाएंगे हम, 2070 तक। तो इसके लिए भैया इसका मतलब क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लगभग ना कर देना है। तो आप ये कहोगे कि गुरुजी क्या 2070 के बाद हम सांस छोड़ना बंद कर देंगे, सिर्फ सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि जब हम सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो हम सांस नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करके घुमा करेंगे सब कोई, है ना, मुंह भी बंद नाक भी बंद, है ना, ऐसे नहीं होगा, है ना। हम ये कहना चाहते हैं 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन नहीं करना चाहते, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हम 2070 तक इस तरीके से अचीव करेंगे कि 2070 के बाद जितना भी एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट होगा तो उसे हम काउंटर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपनी डिपेंडेंसी ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसे बढ़ानी होगी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर, विंड, थर्मल तीनों आता है। सोलर आता है, विंड आता है, थर्मल आता है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ानी होगी, और डिपेंडेंसी कम किस पे करनी पड़ेगी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम होगी, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन पे अपनी डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं। इसके ऊपर अपना फोकस बढ़ाना है, और इसलिए आप देखोगे पूरी दुनिया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। ऑल्सो आप देखोगे हमारे पास एक अग्रीमेंट भी तो है, पेरिस अग्रीमेंट। कुछ भी हो जाता है, हमारे पास आपको एक पेरिस अग्रीमेंट भी तो देखने को मिलेगा, पेरिस
अग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, है ना, जो साइन किया गया था 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के अंदर, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे रखना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे रखना है। याद आ रहा हो इसी से भैया, इसी पेरिस अग्रीमेंट से, है ना, रिसेंटली कौन बाहर हो गया, यूएसए बाहर हो गया। कौन बाहर हो गया, यूएसए बाहर हो गया। इस टारगेट को अचीव करना है। अब यहां पे भैया अगर आप प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट पे हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, प्रेजेंट में अगर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करो, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात अगर हम कर लेते हैं सर, क्या कर लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, कर लिया भैया। बोल रहा है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, 200 गीगावाट की है, 200 गीगावाट की है। और आप इसमें देखोगे लगभग 46% या 47% जो है इसमें भैया सोलर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मतलब हमारे पास जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास सोलर है। और आप देखोगे इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी तो लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था फरवरी 2024 में, है ना, फरवरी 2024 के अंदर, जिसे 1 साल पूरे हो गए और जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर लिया है 8.46 लाख हाउस होल्ड्स ने। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं। ऑल्सो आप देखोगे हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जनरेट कर लेना है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इस रिपोर्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्या है, औकात क्या है हमारी। तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू भी किसकी रिपोर्ट है पहले देखूं मैं, हाँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना, इंटरनेशनल बॉडी है ये। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी शेयर जो है ये 27% से ग्रो करेगा बाय 2027, है ना। और प्रेजेंट में ये 21% पे है, प्रेजेंट पे इसकी ग्रोथ जो है 21% पे है, और आने वाले टाइम पे हम काफी ज्यादा ग्रोथ करेंगे ऐसा कहना है। ठीक है, 21% पे। अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो आप देखोगे वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम 2025 के बीच में, 2025 से लेकर 27 के बीच में आप देखोगे सोलर फोटोवोल्टिक जो है ना, सोलर पैनल्स वगैरह, इसमें ग्रोथ 28% की होगी। विंड एनर्जी की ग्रोथ जो है 11%, हाइड्रो पावर के 7%। कोल बेस्ड पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोल के इस्तेमाल से, जिसे नहीं करना है, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 2% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कोल बेस्ड पावर अकाउंट फॉर 74% ऑफ इंडिया पावर मिक्स इन 2024 एंड एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 67%। तो बोल रहा है कि भैया प्रेजेंट में अगर हम 100 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अगर मैं 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं लेट्स एग्जांपल, तो इसमें से आप देखोगे 74% इलेक्ट्रिसिटी हम कोल की मदद से जनरेट कर रहे हैं, और बाकी जो है वो अदर सोर्सेज जिसमें रिन्यूएबल भी शामिल है एंड अदर सोर्सेज भी शामिल है। तो इसको भैया 2027 तक 67% कर देना तो अच्छी बात है ना। हम बिजली पैदा करने के लिए कोल के ऊपर कम भरोसा करेंगे। न्यूक्लियर पावर 13% से रोज हुआ है, एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इट्स कैपेसिटी टू 22.5 गीगावाट बाय 2032, जो कि प्रेजेंट पे 8.2 गीगावाट है, इसकी भी औकात बढ़ेगी। इंडिया थर्मल पावर कैपेसिटी जो है ये जो है 2032 तक 283 गीगावाट पहुंच जाएगी, जो कि प्रेजेंट में, है ना, 283 गीगावाट पहुंच जाएगी। क्लियर है, तो 218 गीगावाट तो है ही नहीं भैया अभी। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो भैया काम करनी जरूरी है, क्योंकि भैया जो डिमांड हो तो पूरा कर लो। उसके बाद आप देखोगे, पीक डिमांड जो है रिकॉर्ड 250 गीगावाट इन मई 2024। तो इंडिया की जो पीक डिमांड है, आप देखोगे पीक डिमांड, है ना, इंडिया की जो पीक डिमांड है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, ये इतनी थी मई 2024 में, इतना डिमांड कर रहे थे हम लोग, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहे थे, है ना। तो भैया जो डिमांड था हमारा वो पूरा करना जरूरी है। इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 400 गीगावाट बाय 2030, मतलब 2030 के बाद आप देखोगे 400 गीगावाट का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करेंगे, विद 65% फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। तो भैया 35% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो जाएगा, एंड 65% जो है, अच्छा हाँ ठीक है,
तो यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं ना, फॉसिल फ्यूल नहीं कर दो, 65% जो है वो फिर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की यहाँ पे एक रिपोर्ट है जहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है ये 27% तक ग्रो करेगी 2027 तक। प्रेजेंट में 21% से ये ग्रोथ कर रही है। अलग अलग थर्मल का कितना है, सारी चीजें। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। अगेन तो 20th एडिशन है किसका, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 का। रिलीज कौन कर रहा है, जर्मन वॉच। पहला एडिशन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का पब्लिश किया गया था 2006 में। इंडिया की रैंकिंग 6th हो जाएगी अमंग टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 30 साल। पिछले 30 सालों में, है ना, पिछले 30 सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से ऐसे 10 देश जो कि सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, उसमें इंडिया की रैंकिंग भैया 6ठे पोजीशन। प्रीवियस रैंक ऑफ इंडिया 7वां था आउट ऑफ 10, मतलब 10 ऐसे देश होंगी जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा होगा। इंडिया 7वें पोजीशन पे थी 2019 में एंड 49 नंबर पे थी 2022 में। इंडिया रिपोर्टेड लॉस ऑफ 80,000 लाइफ एंड नियरली 180 बिलियन का नुकसान ड्यू टू 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन 30 है। तो पिछले 30 सालों में 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भैया 80,000 लोगों की जान गई है एंड 180 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। ठीक है, टॉप 5 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 6ठी है ना। तो टॉप 5 में कौन कौन है देखो, डोमिनिका, चाइना, हॉन्डुरस, म्यांमार एंड इटली। मोर देन 7,65,000 पीपल जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है ना, 9,400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से पिछले 3 सालों में। ठीक है ना, 2022 तक के डेटा है। इट कॉज इकोनॉमिक डैमेज टोटलिंग, इतना का तो भैया पैसों का नुकसान हो गया है। ठीक है, इतना तो पैसों का नुकसान हो गया है। ड्यूरिंग 1993 से लेकर 2022 मोस्ट फर्टिलिटी कॉज बाय स्टॉर्म, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, वो स्टॉर्म की वजह से जान गई है। उसके बाद हीट वेव्स की वजह से, उसके बाद फ्लड की वजह से जान गई है। ठीक है, क्लियर है। आओ एमओयूज की बात करते हैं तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड मिश्रा धातु ने एक एमओयू साइन किया है जहां पे हम हाई स्ट्रेंथ स्टील को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहां पे भैया एडीए है ना, ये पार्ट है किसका, डीआरडीओ का एंड मिड हनी है ना, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि पार्ट है किसकी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, एक एमओयू साइन कर रहे हैं जहां पे हम लोग इंडिजिनियसली यानी कि खुद से हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस वाला स्टील मैन्युफैक्चर करेंगे जिसका नाम रखेंगे MDN 100। इसका इस्तेमाल एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस में किया जाता है। गॉट माय पॉइंट, बहुत ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मिधानी है ना, यानी कि ये बॉडी एग्जिबिटेड सुपर Ni41 प्लेट्स अ निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर अलॉय एट द एरो इंडिया। ऑल्सो आप देखोगे एरो इंडिया के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। तो एरो इंडिया शो के अंदर जो कि बेंगलुरु में होगा, हो रहा है, एरो आप देखोगे एरो इंडिया शो के अंदर, है ना, एरो इंडिया शो के अंदर भैया जो कि बेंगलुरु में हो रहा है, यहीं पे सारी ये डील्स एंड ऑल हो रही है। ठीक है, तो एक निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर अलॉय को भी यहाँ पे अनवील किया है जिसका नाम है सुपर निकल 41 प्लेट्स एंड भैया MDN 100 जो कि एक इंडिजिनियसली बिल्ड है ना टफ स्टील होने वाला है। एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस में इसका काम किया जाएगा। नेक्स्ट इज जीका, है ना, कहाँ की है, जापान की कंपनी है। ये वही जीका है जो कि भारत में काफी इन्वेस्ट करती है ना। बिहार में आपको एक शहर देखने को मिलेगा पटना, का हो बबुआ। तो पटना में भैया आपको याद रखना, यहाँ पे पटना के अंदर मेट्रो बनाने के लिए काफी पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जीका DHFP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, रिसेंटली अगर आपको याद हो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक डेटा आया था जहां पे कितना वेजिटेबल्स हम उगा रहे हैं, कितना प्रोड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर, कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है, साथ साथ कितना लैंड जो है हम इस पे हमने खेती की है, इससे रिलेटेड डेटा आई थी इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स में, उसको भी पढ़ डालना। ठीक है, तो यहाँ पे जीका प्लस DHFP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है इन्होंने साइन किया है रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस। तो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस हैज बीन साइंड, ठीक है, फॉर अ टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट टाइटल उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक
रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन को यहाँ पे साइन किया गया है, किस लिए? तो टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट का नाम है उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट। तो इसका प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है भैया? उत्तराखंड के अंदर हॉर्टिकल्चर को इनहांस करना। तो मोटिव क्या है? टू प्रमोट स्टेबल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड सर्टेन मार्केटिंग सिस्टम इन टेहरी गढ़वाल नैनीताल। तो नैनीताल के अंदर, टेहरी गढ़वाल के अंदर मार्केटिंग, मतलब ये किसान सिर्फ उगा रहा है, बेचेगा कैसे? तो भैया मार्केटिंग सिस्टम को यहाँ पे स्टॉप डेवलप करने की बात की जा रही है। इट विल मार्क बिगिनिंग ऑफ अ फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉल होल्डर हॉर्टिकल्चर एम्पावरमेंट प्रमोशन अप्रोच। दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय जीका। तो जीका ने इस पर्टिकुलर फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉल होल्डर हॉर्टिकल्चर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन अप्रोच। तो कुल मिलाकर इस ये एमओयू कह रहा है कि भैया उत्तराखंड के अंदर नैनीताल टेहरी गढ़वाल में या उत्तराखंड के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है और लोगों को एक जगह भी देना है जहां पे वो लोग अपने प्रोड्यूस को बेच सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ीसा गवर्नमेंट ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू यानी कि जॉइंट फोर्सेस टू बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे भैया अगेन ईईएसएल और उड़ीसा के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है जहां पे हम लोग इनोवेटिव चीजों को डिप्लॉय करेंगे एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं ईईएसएल की, तो याद रखना ये एक जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी लिमिटेड एंड पावर ग्रिड का। तो यहाँ पे ईईएसएल प्लस उड़ीसा ने एमओयू साइन किया है जहां पे हम लोग इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करेंगे, है ना, एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को भी डिप्लॉय करने वाले हैं एनर्जी के सेक्टर में। नेक्स्ट इज डिफेंस अफेयर्स की न्यूज है। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट एकेडमी आईआईटी धड़वर साइन एमयू। तो यहाँ पे वेरियस एग्रीमेंट साइंड एरो इंडिया के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, जैसे एचएमए है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट एकेडमी और आईआईटी धड़वर के बीच में एक एमयू साइन हुआ है जहां पे हम इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब आईआईटी धड़वर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उस सेक्टर में हम लोग कोलैबोरेट करें। लेट्स से आईआईटी धड़वर के स्टूडेंट्स जो है वो कुछ इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, जिस रिसर्च का फायदा जो है इनको मिलने वाला है, या आईटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया भी जाएगा इनके फैसिलिटीज के अंदर, उनको दिखाया जाएगा सारी चीजें, तो एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड कोलिंस एरोस्पेस यूएसए की है, इसने एक एग्रीमेंट को एग्रीमेंट साइन किया है जहां पे एक एमआरओ फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा एचएएल के एसेसरीज कॉम्प्लेक्स में जो कि लखनऊ यूपी के अंदर। उसके बाद रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशिया की है, इसने ऑफर किया है पार्टनर करने के लिए इंडिया के साथ ऑन रशियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये आप देखोगे रशिया की जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है Su-57E, इसके लिए भैया रशिया की एक कंपनी है वो इंडिया को पार्टनर करने की बात कर रही है, 5th जनरेशन है। डीआरडीओ ने यहीं पे अनवील कर दिया है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला, अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार। ये 5th एंड 6th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेगा। तो रडार है, डिटेक्ट करेगा भैया, है ना। डिटेक्शन रेट जो है वो 400 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी 5वीं या 6ठी जनरेशन की एयरक्राफ्ट होगी तो भैया उसे डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025, जिससे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भैया बेट द्वारका गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जल थल रक्षा 2025 इससे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेट द्वारका गुजरात के अंदर। मोटिव क्या है? सिक्योरिटी को बढ़ाना, आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, आइलैंड है वहां पे, है ना, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको इनहांस करना, है ना। यहाँ पे आप देखोगे 11 अहमदाबाद एंड 31 जामनगर आर्मी यूनिट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑल्सो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मरीन पुलिस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सिंपल सा न्यूज। आईएनएस शार्दुल P-81 एयरक्राफ्ट ये इंडोनेशिया पहुंच गई है। किस लिए पहुंच गई है? कोई एक्सरसाइज होगा। तो आईएनएस शार्दुल एंड P-81 एयरक्राफ्ट जो है ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में पार्टिसिपेट कर रही है और इसीलिए ये बाली इंडोनेशिया पहुंच गई है। अगर मैं आईएनएस शार्दुल एंड P-81 की बात करूं तो इसने भैया एक्सरसाइज कोमोडो में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज होगा। साथ ही साथ भैया आईएनएस मुंबई एंड ये वाला P-81 एयरक्राफ्ट जो है वो ला पुरुषे एक्सरसाइज में भी साइन किया था इंडोनेशिया, मतलब पार्टिसिपेट किया था इंडोनेशिया के अंदर। चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड 2025 हमारे कौन थे? तो हमारे थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबुवो सुबिंतो। तो आईएनएस शार्दुल एंड P-81 एयरक्राफ्ट ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। ऑल्सो आईएनएस शार्दुल P-81 एक्सरसाइज कोमोडो में भी पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस मुंबई एंड P-81 एयरक्राफ्ट जो है
वो एक्सरसाइज ला पुरुषी इंडोनेशिया के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। स्पोर्ट्स की न्यूज है, इंडोनेशिया हैज वॉन द टाइटल एट द 4th एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025। ध्यान से, चौथा एडिशन है किसका? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025, जहां पे भैया कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? जीत रहा है, जीत रहा है, कौन जीत रहा है ना? तो इंडोनेशिया जीत रहा है। याद रहे, इंडोनेशिया का यह पहला टाइटल है। तो 4th एडिशन है बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप। कहां पे हुआ? चाइना के अंदर। बाइनियल टूर्नामेंट है, यानी कि हर 2 साल में होता है ना? कौन कंडक्ट करेगा? क्योंकि एशिया का है तो बैडमिंटन एशिया इसे कंडक्ट करेगा। जीता है इंडोनेशिया ने हराया है चाइना को। ब्रोंज मेडल है जापान एंड थाईलैंड के पास। इंडियन टीम की बात करूं तो भैया इसकी रैंकिंग छठी है, क्वार्टर फाइनल में ही ये बाहर हो गई थी। नेक्स्ट इज जैकोब किपलिमो ब्रेक्स हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। तो यहां पे भैया बार्सिलोना हाफ मैराथन चल रहा था, ठीक है, जहां पे जैकोब किपलिमो युगांडा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भैया हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 56.42 सेकंड्स के अंदर मेंस रेस में। प्रीवियस रिकॉर्ड ये 57.30 को था, अब ये 56.42 का है। ये सेकंड नंबर पे आपको जियोफ्री कैम्वोरोर देखने को मिलेगी, जिसके पास रिकॉर्ड है। थर्ड नंबर पे सैमुअल माइलू देखने को मिलेगा। विनर अगर मैं वुमेन्स कैटेगरी बात करूं, हाफ मैराथन की वुमेन्स कैटेगरी बात करूं, तो आपको जॉयसिलीन जब कॉस्गी केन्या के हैं, 1 घंटे 4 मिनट 11 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बार्सिलोना हाफ मैराथन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? जैकोब किपलिमो, युगांडा से बिलोंग करते हैं, 56 मिनट 42 सेकंड में। आइए नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है, तो रुट एज स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च इन हरियाणास मंडाउरू। तो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है हरियाणा सोनीपत के अंदर। किसके द्वारा? प्रोफेसर अजय सूद के द्वारा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो आरएसवीसी है, यानी कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर, इसे डेवलप किया गया है अंडर द एजिस ऑफ ऑफिस ऑफ द पीएसए, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ 12 टेक्नोलॉजी ट्रैक्स टू एड्रेस डाइवर्स रूरल चैलेंजेस। तो यहां पे बेसिकली इसे स्टैब्लिश किया गया है, जो रूरल चैलेंजेस है ना, रूरल चैलेंजेस है उसे सॉल्व करने के लिए। और चैलेंजेस कैसे सॉल्व होंगे भैया यहाँ के? तो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन से, है ना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। ठीक है, आओ फटाफट से अगले न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला न्यूज है इंडिया एनर्जी वीक 2025। तो यहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक 2025 जो है, इसे कंडक्ट किया गया 11 से 14 फरवरी के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर। इससे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। ये सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे अविन्या 25 एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज, है ना, इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया, है ना, अवार्ड इनोवेटिव स्टार्टअप, जहां पे इसे यहाँ पे चैलेंज को लॉन्च किया गया, जहां पे स्टार्टअप्स जो कि इनोवेशन कर रहे थे, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और इनोवेटिव स्टार्टअप्स को यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? इनको इनको अवार्ड भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 कैसे कम एमिशन हो सकता है, कार्बन कैप्चर से रिलेटेड सॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सॉल्यूशन, उन स्टार्टअप्स को यहाँ पे मदद किया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे वसुधा ऑयल एंड गैस स्टार्टअप चैलेंज भी लॉन्च किया गया, जहां पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, ये जो इंडिया एनर्जी वीक 2025 है, इसने इंट्रोड्यूस किया है 9 थीमेटिक जोन्स, जैसे एक हाइड्रोजन जोन है, बायोफ्यूल जोन है, रिन्यूएबल एनर्जी जोन है, मेक इंडिया जोन है, एलएनजी इकोसिस्टम, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोजोन जोन है, मेक इन इंडिया जोन है ना। उसके बाद 5 एजेंशियल एलिमेंट्स की बात हुई है। ठीक है, जिसे पंचामृत की जिसे लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के अंदर, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। या पंचामृत का मतलब कुछ गोल्स है, जैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% 2030 तक। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। लेट्स से भैया हमारे देश को, है ना, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, तो इसमें से 250 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है भैया, ये हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लेके आएंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से निकाल लाएंगे, बाकी का नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इंडिया टू अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070, ये हमें पता है। तो रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। तो यहाँ पे आप देखोगे 2030 तक हम लोग कार्बन का जो
उत्सर्जन ऐसे भी कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, भारत जो है वो दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, और इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो है ये गोवा में होगी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। वोल्वो ट्रक्स हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन, ठीक है, तो भारत का पहला रोड ट्रेन है ना, इसे इंट्रोड्यूस करेगी वोल्वो ट्रक्स, ठीक है। ऑपरेट किया जाएगा डिलीवरी के द्वारा, ठीक है। ये जो रोड ट्रेन का कंसेप्ट है, ठीक है, इससे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2020 में, जहां पे उन व्हीकल्स को अलाउ किया जाएगा एज ट्रेन के रूप में सड़क पे चलाने के लिए, जिनकी लेंथ जो है मतलब इतने लेंथ तक आप जो है ट्रेन चला सकते हैं, ठीक है। रोड ट्रेन इज सर्टिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट प्लस ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर ऑपरेशन बिटवीन नागपुर एंड भिवंडी, है ना। तो ये जो रोड ट्रक्स है ना, रोड ट्रक्स है, इसे इन एरियाज में फिलहाल चलाया जाएगा, इसको अप्रूवल मिल चुका है। इतने लेंथ पे अलाउइंग फॉर व्हीकल्स लेंथ अप टू, उन व्हीकल्स जिनकी लेंथ इतने मीटर की है वही भैया इसमें ला सकते हैं। 2020 का ये कंसेप्ट है, ठीक है। रोड्स में टैग्स वगैरह बनाए जाएंगे। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात हो रही है तो गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जी सफल। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, ठीक है। इसे इंप्लीमेंट कर रही है गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड। मोटिव क्या है भैया, टू स्ट्रेंथन लाइवलीहुड ऑफ अंत्योदय फैमिलीज, एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रमोटिंग इकोनॉमीज सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए अंत्योदय जो फैमिलीज है, जो गरीब फैमिलीज है, उनको यहाँ पे एम्पावर करने की बात की जा रही है, वहां की महिलाओं को एम्पावर करने की बात की जा रही है, एंड सेल्फ सफिशिएंसी लाने की बात करी है, खुद से